हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 23 एंड 24 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। और लेक्चर के दौरान मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देता हूं उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ को देख सकते हैं। आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जामिनेशन की एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। वहां पर मैंने बताया हुआ है कि जो भी टॉपिक्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को यूपीएससी 2020 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से 1 से 1.5 साल पहले कवर कराए थे, उन्हीं से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम का प्रूफ मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि यहां पर अपन वही टॉपिक्स कवर करते हैं जो कि सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलरली लेक्चर को ये वाला फॉलो करेंगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देख लीजिए, ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूंगा कि आप पीडीएफ पेड पैकेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है, और ये सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एंड गाइस, एक ऑफर भी है, आप चेक कर सकते हैं पढ़ के इस ऑफर के बारे में और कैसे पेड पैकेज को ज्वाइन करना है, तो उसकी पूरी जानकारी यहां पर दी हुई है। और पेड पैकेज का सैंपल अगर आपको देखना है कि कैसी क्वालिटी का मटेरियल मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर अकाउंट डिटेल्स भी दे रखी हुई है और यूपीआई आईडी भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और अगर कोई समस्या आती है पेड पैकेज को ज्वाइन करने में या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड आपको मुझसे कुछ पूछना है तो फेसबुक पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे नाम को सर्च करके आप फेसबुक पर सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। और यदि आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिए, 9713282838। ध्यान रहे, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलिए, आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पेपर 1 की न्यूज से। तो देखिए, नामरूप की यहां पर बात हो रही है। तो नामरूप में आपको बता दूंगा, एक छोटा सा शहर हम लोग को आसाम के अंदर देखने को मिलता है, राइट। और ये नामरूप जो शहर है, यहीं पर ही हम लोग को पटकाई बम हिल्स देखने को मिलती है। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। पटकाई बम हिल कहां पर है, नागा हिल्स कहां पर है, मीजो हिल्स कहां पर है। ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र हमारे इंडिया का दिखाई दे रही है। देखो, बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर ही हम लोग को ये देखने को मिलती है। और ये जो तीनों हिल्स हैं, ये पूर्वांचल माउंटेन रेंज का हिस्सा है। तो ये वाली चीज भी ध्यान में रखना कि पूर्वांचल माउंटेन रेंज में कौन सी हिल आती है, पटकाई बम, नागा और मीजो। और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं और ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, यूपीएससी में भी और स्टेट सिविल सर्विसेज में भी, कि इन पर्टिकुलर हिल रेंजेस को नॉर्थ टू साउथ में, ईस्ट टू वेस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि पटकाई बम कहां पर, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन ऑप्शन में से बताइए कि हमारे जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में कौन सी हिल है, और पटकाई बम वहां पर लिखी होगी तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, पटकाई बम को ऑप्शन में अगर ये वाले होगी तो, राइट। तो ये इस प्रकार की चीजें थोड़ी सी आप लोग को पता होनी चाहिए। नमचा बरवा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो आपको इस लोकेशन के बारे में थोड़ी सी, कौन सी हिल्स यहां पर हैं, जैसे गारो, खासी, जैंता हिल्स, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके की आपको तैयारी करनी है। अगर टॉपिक आ रहा है नामरूप का, नामरूप तो एक छोटा सा शहर है, बट उस शहर में क्या है, पटकई बम हिल्स, तो आपको इस पर मेनली फोकस करते हुए तैयारी करनी। तो ये होती है सिविल सर्विसेज की एक्चुअल में तैयारी। और टॉपिक में नामरूप क्यों आया था, तो नामरूप में गाइस एक यूरिया प्लांट सेटअप किया जाना है। एक यूरिया प्लांट 12.7 लाख मिलियन मैट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी का यूरिया प्लांट यहां पर सेटअप होगा। और उसी को लेकर एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग को हेड किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। तो इसको लेकर ये टॉपिक नामरूप का न्यूज में था। तो नामरूप में यूरिया प्लांट जो है वो सेटअप होगा। और नामरूप 4 यूनिट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अगर एक यूरिया प्लांट सेटअप होगा तो कॉमन सेंस वाली बात है कि वहां पर उस क्षेत्र पे डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ वहां पर लोगों को जॉब्स मिलेगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी और लोकल डेवलपमेंट को इंश्योर करेगा ये नामरूप 4 यूनिट, राइट। नामरूप के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ये ग्रेट पटकाई माउंटेन रेंज की फुट हिल पर नजर आता है।
पूर्वांचल रेंज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि म्यांमार को कनेक्ट करती है। यहीं पर ही आप देखोगे नीचे ये म्यांमार आपको दिखाई दे रही है कंट्री। इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा नाम था म्यांमार का पुराना नाम, है ना। इसके अलावा थोड़ी सी और बात करते हैं नामरूप के बारे में। तो यहां से एक नदी होकर बहती है, दिहिंग या फिर दिसांग नदी इसको कहते हैं हम लोग, राइट। और आज की डेट में नामरूप एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल शहर आसाम का बताया जाता है। और नामरूप इंडिया में पहली ऐसी जगह है, यानी कि नामरूप एक पहला ऐसा शहर इंडिया में हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइजर फैक्ट्री है। यहां पर फर्टिलाइजर्स को, यूरिया को बनाया जाता है किस चीज से? नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस से, वाटर से, और वाटर स्टीम के फॉर्म में होता है। स्टीम यानी कि भाप होती है ना, भाप के फॉर्म में वाटर, पानी। इसके अलावा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ये इससे हवा से निकाला जाता है। तो नाइट्रोजन, नेचुरल गैस और पानी, इसको मिलाकर यूरिया को प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी मदद से यूरिया यहां पर प्रोड्यूस होती है, फर्टिलाइजर यहां पर प्रोड्यूस होती है। तो नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइजर फैक्ट्री इंडिया में पहली नामरूप में हमें देखने को मिली थी, स्टैब्लिश हुई थी, राइट। तो ये वाली चीज, और अभी इसकी फैक्ट्री का 4th यूनिट जो है वो सेटअप होने जा रहा है, तो इसको लेकर ये टॉपिक था। थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं पटकाई माउंटेन रेंज के बारे में। तो पटकाई या फिर पटकाई बम इसको कहते हैं, राइट। पटकाई बम हिल्स, ये अपन ने बात करी यहां पे, इसको पटकाई बम कहते हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र पर हम लोग को नजर आती है। बर्मा और म्यांमार की जो बॉर्डर है वहां पर है ये। म्यांमार मैंने अभी आपको दिखाया था ना मैप में, म्यांमार इसका पुराना नाम बर्मा हम लोग को देखने को मिलता है। और टेक्टोनिक प्रोसेस के थ्रू ये क्रिएट हुई थी, ये पटकाई माउंटेन रेंज। अब कहीं पर लिखो, आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठते हो कि नहीं बैठते हो पढ़ते समय? तो हमेशा जब भी मेरा लेक्चर देख रहे हो आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठा करो और देखा करो, क्योंकि आप ये तैयारी कर रहे हो, सिर्फ नॉर्मली सुन नहीं रहे हो या मूवी नहीं देख रहे हो, कोई तैयारी कर रहे हो, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन भी करते चला करो। आपको हालांकि मैं इसके पूरे नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, इसके पूरे पीडीएफ आपको मिल जाती है, बट फिर भी अगर अलग से आप पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ चीजें लिखते चलोगे तो क्या होगा कि अच्छी प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी और माइंड जो है वो आपका एक्टिव रहेगा। तो कुछ कुछ चीजें लिखते रहा करो, कुछ कुछ पॉइंट्स वगैरह, राइट। अच्छा, टेक्टोनिक प्रोसेस आप लिख लो। आपको आज टेक्टोनिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। टेक्टोनिक प्रोसेस ज्योग्राफी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका टास्क है, आपको टेक्टोनिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। एक जनरल में आपको आइडिया देता हूं, उसमें काफी सारी चीजें होती है टेक्टोनिक प्रोसेस में। तो जैसे कि एक पेपर है, आप हाथ में पेपर ले लो, हाथ में पेपर ले लो, ट्रे को जैसे पकड़ते हैं ना, वैसे ट्रे को आप इमेजिन करो कि आपने पेपर को वैसे पकड़ा हुआ है ट्रे की तरह, ठीक है। इसका पेपर का फेस ऊपर रहता है, ट्रे की तरह छत की तरफ है ना फेस। आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, सीधे नहीं पकड़ना है, ये पेपर का फेस छत की तरफ दिखना चाहिए। ट्रे जैसे पकड़ते हैं ना वैसे पकड़ो, क्योंकि अभी 3D नहीं है अपनी क्लास, 2D है, तो इसलिए ऐसे मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। तो आप यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो पेपर को एक दो कॉर्नर से, और पेपर को इस तरफ यानी कि एक दूसरे की तरफ जो है वो इसको ऐसे करके पुश करो। तो यानी कि उसको कंप्रेस करो, ऐसे पुश करो। तो आप क्या देखोगे, जैसे ही आप पेपर को पुश करोगे इस प्रकार का जो है वो फीचर बन के आएगा पेपर का, राइट। ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा ना पेपर, राउंड हो जाएगा, राइट, ऊपर की तरफ जो है मुड़ने लगेगा। तो ऐसी चीजों के कारण, यानी कि ये सब ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटी हुई है कि प्रेशर क्रिएट हुआ है जिसके कारण से ये हिल्स वगैरह, पर्वत वगैरह बने। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप टेक्टोनिक प्रोसेस के बारे में समझोगे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज का, टेक्टोनिक प्रोसेस, टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये आपको आज ही कवर करना है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कवर कर लिया ज्योग्राफी में, आप रिवाइज कर लीजिए। जिनने नहीं कवर किया, आज के आज कवर करो। ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो लेक्चर्स के दौरान मैं देता हूं, क्योंकि क्या पता आपसे कुछ ना पूछे, पटकाई बम और कुछ ये सब चीजें ना पूछे, आपसे टेक्टोनिक प्रोसेस के बारे में पूछ लें, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस प्रकार की आपको तैयारी करनी सिविल सर्विसेज के लिए। और टेक्टोनिक प्रोसेस से ही हिमालयस बने हैं, हिमालय भी टेक्टोनिक प्रोसेस के थ्रू बने, और पटकाई माउंटेन रेंज भी टेक्टोनिक प्रोसेस के थ्रू बने। और कब बने? मीजोजोइक। अब मीजोजोइक क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूं। तो जियोलॉजिक हिस्ट्री में अलग अलग एराज हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनमें से एक एरा है मीजोजोइक। इस एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स या फिर एज ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। मीजोजोइक या फिर मिडिल लाइफ एरा के नाम से ही जाना जाता है। यहां पर बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स पाए जाते थे, डायनासोर्स पाए जाते थे। डायनासोर्स जिस समय पर रहते थे ना, वो समय मीजोजोइक समय हम लोग को देखने को मिलता था। जो जुरासिक एज जो थी ना, वो मीजोजोइक एरा का पीरियड था। 252 मिलियन ईयर से लेकर 66 मिलियन ईयर्स के पीरियड जो होता है उसको मीजोजोइक जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये एरा है एक। तो इसी एरा पे पटकाई माउंटेन रेंज जो है वो बना था, राइट। पटकाई हिल्स की बात करेंगे तो पटकाई हिल्स जो है वो उबड़ खाबड़ नहीं हम लोग को देखने को मिलती है, रगड़ हम लोग को नहीं देखने को मिलती है, जैसा कि हिमालयस है। और इसकी जो चोटियां हैं, पीक्स वगैरह इसकी जो हम लोग को पटकाई की देखने को मिलती है, हिमालय के कंपैरिजन में ये छोटी है, कम है, राइट। इसके फीचर्स की बात करें, कोनिकल पीक है इसकी, स्टीप स्लोप्स है इसकी, राइट, खाड़ी ढलान इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, डीप वैलीज इसमें हम लोग को देखने को मिलती है, गहरी घाटियां वगैरह है इसमें। 3 माउंटेन रेंजेस जो है वो उसके अंडर, पटकाई के अंडर हम लोग को नजर आती है। पटकाई बम, गारो, खासी, जयंता,
लोशाई हिल्स, और इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? फोंग पुई फोंग पुई लैंग सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरे फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है इस टॉपिक से रिलेटेड। आप देखो टॉपिक सिर्फ नाम रूप का था कि नाम रूप में एक यूरिया प्लांट सेटअप हो रहा है, बट इसमें देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज अपन को मिली। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, और हर एक टॉपिक में आपको डीप में नहीं घुसना है। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना होता है, जैसे कि इस टॉपिक को मैंने पूरा आपको खोल के रख दिया, एक्सपेंड कर दिया कि ये एरियाज है जिस पर आपको काम करना है। बट कुछ कुछ टॉपिक्स में इतना हम लोग को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती, और कहां पर एक्सपेंड करना है और किस टॉपिक को कितना पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। बस आप बने रहो, जो भी चीज बताते जा रहा हूं उसको फॉलो करते चलो। जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, जो चीज बता रहा हूं कि आज ही आपको पढ़ना है, वो आज ही पढ़ो, डिले मत करो। क्योंकि जब आप डिले करोगे तब क्या होगा, वो टॉपिक फिर कभी आप पढ़ोगे ही नहीं, मतलब उस पर वापस जाओगे नहीं। तो इसीलिए आज ही डिसाइड करो कि जो भी चीज सर बता रहे हैं उसको रात में ही मुझे कवर करना है। और डेली मॉर्निंग में ये लेक्चर आपको मिल रहा है, अब से तो कमिटमेंट कर दिया मैंने कि पूरा टाइम पर ये आपको लेक्चर मिलेगा। तो मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले ये लेक्चर देख लो, और उसके बाद जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताते चल रहा हूं वो आप पढ़ते हुए चलो, ठीक है। चलो अब आगे की नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडिया के अंदर 4 इंडिया के मार्शल आर्ट फॉर्म्स की यहां पर अपन बात करेंगे। मार्शल आर्ट फॉर्म्स को इन 4 मार्शल आर्ट फॉर्म्स को खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल कर लिया गया है। दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में है। तो थोड़ी सी जनरल बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इस इवेंट में अंडर 21 और अंडर 17 के हम लोग को इवेंट्स नजर आते हैं। अंडर 21 अंडर 17 से क्या मतलब है, 21 साल की कम के उम्र के जो लोग होते हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 17 साल के कम के उम्र के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हर साल ये इवेंट कंडक्ट होता है, राइट, हर साल होता है। और इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, यानी कि जिनको अवार्ड मिलता है, प्राइज वगैरह मिलता है, तो उनको 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है 8 सालों के लिए। ये स्कॉलरशिप इसलिए दी जाती है कि प्लेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाएं किस चीज पर, स्पोर्ट्स के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ वो स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान लगाएं, और उसके अलावा और उनको पैसे दिए जाते हैं 5 लाख रुपए हर साल जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है 8 सालों के लिए, जिससे कि वो जॉब्स वगैरह के लिए ना सोचे, इनकम वगैरह के लिए, सैलरी वगैरह के लिए ना सोचे, वो सिर्फ अपने स्पोर्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करें, जिससे कि वो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट के लिए प्रिपेयर कर सकें, इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस प्रकार का सपोर्ट जो है वो प्लेयर्स को, पार्टिसिपेंट्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है यहां तक बातें? अब टॉपिक ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली स्पोर्ट मिनिस्ट्रीज ने हमारी कंट्री के 4 मार्शल आर्ट फॉर्म्स को शामिल किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ये 4 कौन से मार्शल आर्ट फॉर्म्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं? कलारी पयट्टू, याद आ रहा है, अभी पिछले हफ्ते ही अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। केरला का है ये, केरला का कलारी पयट्टू है। सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश का मलखम हम लोग को देखने को मिलता है। गटका पंजाब का है, और थांगता हम लोग को मणिपुर का देखने को मिलता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आपको याद रखना है। चूज द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन या चूज द करेक्ट पेयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ऐसा पूछ लिया जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा मलखम को के सामने रख दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश, तो आपको मार्क करना है कि मलखम क्या वाकई में मध्य प्रदेश का जो मार्शल आर्ट फॉर्म है कि नहीं है, राइट। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए लोकेशन, ये चारों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। मणिपुर का थांगता हमें देखने को मिलता है, गटका पंजाब का है, कलारी पयट्टू केरला का हम लोग को देखने को मिलता है मार्शल आर्ट फॉर्म, राइट। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मलखम की अगर अपन थोड़ी सी बात करें तो ट्रेडिशनल फॉर्म है ये जिम्नास्टिक का। इसमें वुडन पोल का उपयोग किया जाता है, लकड़ी के खंबे का उपयोग किया जाता है। देखो आप ये फोटो में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी का खंबा है, राइट। तो ये मलखम स्पोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है। कहां का है? मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश ने 2013 में 2013 में इसको स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया था। राज्य खेल इसको मध्य प्रदेश के द्वारा 2013 में डिक्लेयर किया गया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, स्टेट स्पोर्ट्स कौन सा है, तो मलखम आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक पूरी बातें? इसके अलावा ये जो लकड़ी होती है ना, ये लकड़ी का खंबा जो हम लोग को नजर आ रहा है, ये किससे बनता है? ये शीशम से बनता है, शीशम या फिर इंडियन रोजवुड से ये बनता है। इसमें कैस्टर ऑयल से इसको पॉलिश किया जाता है। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, उससे इसको पॉलिश किया जाता है। इसमें रोप होती है, केन होती है, राइट, इस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट फॉर्म में या जिम्नास्टिक के फॉर्म में। इसके अलावा इसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के तौर पर डेवलप किया गया था, और 1981 से इसमें रूल्स और रेगुलेशन भी इंट्रोड्यूस किए गए थे पहले नेशनल चैंपियनशिप में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। गटका की बात करें तो वुडन स्टिक्स का ये फाइटिंग स्टाइल हम लोग को देखने को मिलता है। ये विकसित हुआ था पंजाब में 15th सेंचुरी में। तो इस प्रकार से फोटो भी देख लो आप, ये देखो आप, ये वाला गटका का पंजाब के अंदर का ये फाइटिंग स्टाइल है, राइट। और इसमें एक खासियत है, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी खासियत ध्यान में रखना। इसको जब रिचुअलिस्टिक तरीके से परफॉर्म किया जाता है, यानी कि रिचुअल के तौर पर जब इसको परफॉर्म किया जाता है,
तब इस समय जो पार्टिसिपेंट जो होते हैं या जो परफॉर्मर जो होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं इस पर्टिकुलर फाइटिंग स्टाइल को, वो बाना और चोला पहनते हैं। बाना और चोला में आप देख सकते हैं ये जो पहने हुए हैं ना, ये जो ड्रेस, ये बाना और चोला है, ठीक है। ये बाना और चोला जो है वो पहनते हैं जब इसको ट्रेडिशनली या ट्रेडिशन के तौर पर या रिचुअलिस्टिक के तौर पर जब इसको परफॉर्म किया जाता है। बट जब इसको स्पोर्ट्स के तौर पर परफॉर्म किया जाता है, जब इसको कंपटीशन के तौर पर परफॉर्म किया जाता है, तो उस समय प्रैक्टिशनर बाना और चोला नहीं पहनते हैं, वो टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहनते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार से स्टेटमेंट वाइज आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, राइट। इसमें जो लकड़ी जो होगी, जो लकड़ी का उपयोग किया जाएगा स्पोर्ट्स के फॉर्म में, तो वो मेन के हाइट से बड़ी नहीं होनी चाहिए या मेन के साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी परफॉर्मर है उसके साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और तांग ता कहाँ का स्पोर्ट है या कहाँ का हम लोग को ये देखने को मिलता है, मतलब फाइटिंग स्टाइल या जिम्नास्टिक फॉर्म, तो ये मणिपुर का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये मणिपुरी आर्ट फॉर्म है, ये रिचुअल, डेमोन्स्ट्रेशन और कॉम्बैट, ये तीनों चीज इसमें होती है, अनुष्ठान, प्रदर्शन और युद्ध कला, राइट। इसमें काफी सारे डांस फॉर्म्स की वैरायटी होती है, इसमें वॉरियर ड्रिल्स भी हम लोग को देखने को मिलती है, यौद्धिक अभ्यास होता है इसमें, राइट। तो ये चीज है मणिपुर की तांग ता। इसके अलावा कलारीपयट्टू की अगर हम लोग बात करें तो मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये केरला में उत्पत्ति हुई है इसके बारे में अपन ने डिस्कस भी किया था। 3rd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी के बीच में हुई है। अपन ने बात करी थी कि आज भी जो है ये सिखाया जा रहा है कलारीपयट्टू, हम लोग को देखने को मिलता है। इवन महिलाओं को भी सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस पर्पस के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इसमें आयुर्वेद की प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व इसमें हम लोग को देखने को मिलती है, जिससे कि अगर किसी को चोट लग जाए तो जल्दी से जल्दी उसको हील कर सके, राइट। तो ये सब चीजें भी इसमें कलारीपयट्टू में शामिल है। इसमें जो शब्द है ना कलारी, वो पहली बार संगम लिटरेचर में अपीयर हुआ था और इसमें डिस्क्राइब किया गया था इसको बैटल फील्ड और कॉम्बैट अरीना के तौर पर, युद्ध के मैदान और मुठभेड़ क्षेत्र के तौर पर इसको डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। संगम लिटरेचर के अंदर पहली बार ये कलारी शब्द उपयोग हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। क्या पता आपसे ये चारों जो मार्शल आर्ट फॉर्म जो है वो लिख दिए जाए, ये चारों तांग ता, कलारीपयट्टू, गटका और मलखम, ये लिख दी जाए और फिर पूछा जाए कि इनमें से बताइए कि संगम लिटरेचर में किसका जिक्र था, राइट, या कौन सा ये जो आर्ट फॉर्म है या फिर कौन सा ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म आप बोल सकते हो, जिम्नास्टिक आर्ट फॉर्म बोल सकते हो या मार्शल आर्ट फॉर्म बोल सकते हो, कि कौन सा है ये जो कि संगम लिटरेचर में अपीयर हुआ था, तो ये कलारीपयट्टू, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी इस प्रकार से भी ध्यान में रखनी है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम है जो कि आज की डेट तक एग्जिस्टेंस में है ये कलारीपयट्टू, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सो गाइस अब स्टार्ट करेंगे पेपर 2 की न्यूज से। तो यहां पर बात हो रही है फीकल स्लज एंड सीपेज या फिर सेप्टेज मैनेजमेंट के बारे में, FSSM के बारे में। तो इस नाम से ही आप पूरी चीज समझ गए होंगे कि किस चीज के मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो सीपेज मैनेजमेंट की यहां पर बात हो रही है। नाम से समझ में नहीं आया होगा तो ये फोटो देख लीजिए, फोटो के थ्रू आप समझ जाएंगे। तो देखिए आपको क्लियर जो है वो हो चुका होगा अभी तक तो कि ह्यूमन वेस्ट और ह्यूमन एक्सक्रीटा, तो उसको प्रॉपर कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उसका सेफ और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, राइट। और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए प्रॉपर, और ट्रीटमेंट होने के बाद उसको सेफली डिस्पोज करना चाहिए, या फिर उसको रीयूज कर रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये जो पूरी चीज है ये फेकल स्लज एंड सीपेज मैनेजमेंट के अंडर हमें देखने को मिलती है। और आप जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कल को आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट की भी पूरी प्रोसेस, पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसको डिटेल में पढ़ते नहीं है ऐसे टॉपिक्स को, और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बट थोड़ी बहुत चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, पढ़ते नहीं और फिर वो फैक्ट्स में बस घुसते रहते हैं। तो आप कल को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट मैनेजमेंट का भी पूरा आइडिया आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी पर ही थोड़ी सी अपन बात करेंगे। नीति आयोग ने एक किताब जो है वो रिलीज करी है FSSM पर। ये किताब हम लोग को देखने को मिल रही है अर्बन एरियाज में FSSM पर। इसको ज्वाइंटली डेवलप किया है नेशनल फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट अलायंस के द्वारा। किताब के अंदर 10 राज्यों में से 27 केस स्टडी जो है वो प्रेजेंट की गई है, और अलग अलग सर्विसेज और अलग अलग बिजनेस मॉडल जो कि हमारी इंडियन सिटीज के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, तो उसको इसमें शामिल किया गया है कि FSSM इनिशिएटिव के इंप्लीमेंटेशन के लिए जो भी चीज हम लोगों ने अडॉप्ट करी थी, हमारी इंडियन सिटीज ने अडॉप्ट करी थी बेटर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो वो सब चीजें इसमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि 60% के लगभग हमारा अर्बन हाउस होल्ड है वो टोटली ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम पर रिलाय करता है, डिपेंड रहता है। और ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम के लिए
हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रॉपर उसकी प्लानिंग करें, डेडिकेटेड प्लानिंग करें। किस पर्पस के लिए? वेस्ट जो कलेक्ट होता है उसके मैनेजमेंट के लिए, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर्स के लिए उसके, तो इसकी हम लोग जो है वो प्लानिंग करें, राइट। तो अभी यहां पर तो आप समझ गए होंगे कि सर आप वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, बट आप ये नहीं समझे होंगे कि सर ये ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम होता क्या है, क्योंकि आपको हर एक चीज के बारे में अच्छी क्लैरिटी होना जरूरी है ना। तो ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम क्या है, ये देखो आप। ऑन साइट का मतलब क्या होता है? जिस जगह पर है, ठीक है, ऑन साइट, तो जिस जगह पर हाउस होल्ड हैं, घर वगैरह है, सोसाइटी वगैरह है, टाउनशिप वगैरह है, जिस जगह पर, उसी के पास में ही एक हम लोग को कंटेनमेंट देखने को मिलता है, या फिर एक कंटेनर, या जहां पर वेस्ट कलेक्ट होता है वो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। फिर जहां पर ये वेस्ट कलेक्ट होता है फिर उसको खाली किया जाता है, एम्प्टी किया जाता है, उसको भरा जाता है गाड़ी में, और सेफली ये पूरी प्रोसेस होती है, सेफ्टी को ध्यान में रख के होती है। और भरने के बाद फिर इसको यहां पर ले जाया जाता है जहां पर इस वेस्ट का ट्रीटमेंट होता है, और वेस्ट का जब ट्रीटमेंट होता है उसको सेफली डिस्पोज किया जाता है, या फिर इसको वेरियस चीजों के उपयोग में लिया जाता है, रीयूज करने के उपयोग में, यानी कि इसको बनाया जाता है इस प्रकार से, जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह के इसको बना दिया जाता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गया, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। ये इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है कि आपको ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम क्या है उसका आइडिया होना चाहिए। क्या पता डायरेक्टली ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आ जाए कि इस सिस्टम के अंदर कितनी चीजें हम लोग, क्या चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो नियरेस्ट, जहां पर नियरेस्ट यानी कि जो जगह है, जो हाउस होल्ड्स हैं, जो सोसाइटी है, कॉलोनी है, उसके पास में जो जगह जहां पर वेस्ट आकर कलेक्ट होता है, फिर वहां से गाड़ी में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको ले जाया जाता है दूसरी जगह पर जहां पर इसका ट्रीटमेंट होता है, और उसको फिर सेफली डिस्पोज किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन से पहले वाला जो हम लोग को देखने को मिलता है, पहले तक की जो प्रोसेस होती है यहां पर कंटेनर के अंदर वेस्ट कलेक्ट करने की, क्योंकि यहां पर देखो आप कि ये जो मैनेजमेंट होता है वेस्ट कलेक्शन का होता है इस सिस्टम के अंदर, यहां पर कंटेनमेंट स्ट्रक्चर्स हम लोग को देखने को मिलता है, उसको भी प्रॉपर ध्यान में रखते हुए ये पूरी प्लानिंग जो है वो करनी पड़ती है। डेडिकेटेड प्लानिंग हम लोग को नहीं देखने को मिलती, अभी अपन ने बात की डेडिकेटेड प्लानिंग किसकी? वेस्ट जो कलेक्ट होता है उसके मैनेजमेंट की, इन सिस्टम्स के अंदर जो वेस्ट कलेक्ट होता है उसके मैनेजमेंट की, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, उसकी यहां पर बात करना है। तो ये ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम, इस पर 60% से ज्यादा अर्बन हाउस होल्ड्स रिलाय करते हैं, राइट। तो इसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और FSSM प्लानिंग में ह्यूमन एक्सक्रीटा मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये एक ऐसा वेस्ट है जिसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है डिजीज को, बीमारियों को फैलाने का, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट वगैरह जो है वो जल्दी से जल्दी उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज करें और प्रॉपर उसको सेफली डिस्पोज करें। और ये पूरी चीज होती है इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट इनिशिएटिव के थ्रू, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस को कंसिडर करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 2017 में लेकर आई थी नेशनल पॉलिसी FSSM पर। 24 से ज्यादा राज्यों ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, और 12 जो राज्य थे उसमें से उन्होंने अपनी खुद की पॉलिसी लेकर आए थे। और हम लोगों ने अभी यूनिवर्सल एक्सेस हासिल कर लिया टॉयलेट्स का स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, 66 लाख से ज्यादा घरों में टॉयलेट्स बनवाए हैं हम लोगों ने, 6 लाख कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स हम लोगों ने बनवाए हैं, 6 लाख से ज्यादा, राइट। हम लोगों ने अपना ओपन डेफिकेशन फ्री का टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़े हैं ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस और ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस की तरफ। अब हमारा टारगेट सिर्फ सैनिटेशन का एक्सेस प्रोवाइड कराना नहीं है, सिर्फ एक्सेस टू सैनिटेशन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा अब टारगेट नहीं है, अब हम उससे आगे निकल गए। अब हम लोग को जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है, सेफली डिस्पोज करना है, टॉयलेट वेस्ट को ट्रीट करना है उसको। तो इस पर अब हम लोग फोकस कर रहे हैं। और देखिए ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस और ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस, इन दोनों टॉपिक्स को, यानी कि इस टॉपिक को मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। 11 सितंबर के लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। आपको यूट्यूब के सर्च कॉलम पर 11 सितंबर 2020 लिखना है, उसके आगे आप मेरा नाम लिख सकते हैं या फिर झा सर लिख दीजिएगा। जो भी आपकी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो होगा ये अपने ही चैनल का वीडियो होगा। इस वीडियो के 7 मिनट 9 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और अगर आपके पास PDF आती है इस लेक्चर की तो आपको सिर्फ यहां पर क्लिक करना है, आपके सामने टॉपिक ओपन हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस और प्लस प्लस का, आपको इसका अच्छा नॉलेज, अच्छी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब नेक्स्ट ये वाला जो टॉपिक है गाइस, ये आपके मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में मेनली हम लोग टारगेट करेंगे हेट स्पीच पर, कि हेट स्पीच क्या होती है इसके बारे में अपन समझेंगे। हालांकि काफी इजी सी चीज है, सिंपल सी, नाम से ही समझ में आ रहा है हेट स्पीच। हेट स्पीच यानी कि ऐसी स्पीच
या ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा पोस्ट जो कि नफरत को फैलाने वाला काम करता है, जो लोगों को उकसाता है कि लोगों के बीच में नफरत जो है वो फैले, एक दूसरे से लोग नफरत करें, या फिर एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हुए या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, रिलीजन को टारगेट करते हुए या जेंडर को टारगेट करते हुए हेट जो है वो फैलाया जाता है। तो ऐसी स्पीच जो कि हेट फैलाने का काम करती है, लोगों को उकसाती है कि लोग एक पर्टिकुलर यानी कि जिसको टारगेट किया जा रहा है उसके ऊपर हिंसा करें, उससे इतनी नफरत करें कि उसको मारने की प्लानिंग कर लें, इवन इसमें टेररिज्म का एक्ट कमिट कर लें लोग, इस प्रकार से उनको उकसाया जाता है, जेनोसाइड करें, एथनिक क्लिंजिंग में इन्वॉल्व हो जाए। एथनिक क्लिंजिंग क्या होती है? एथनिक क्लिंजिंग का मतलब एक पूरे समुदाय को निपटा दो, हट खत्म कर दो कि उनका कोई भी सदस्य ना बचे। तो इस प्रकार से टारगेट करके एक कम्युनिटी को, एक धर्म को इस प्रकार से टारगेट करके जब लोगों को प्रमोट किया जाता है कि लोग उस धर्म को जो है वो खत्म करें, उसके अगेंस्ट जाएं या फिर उस कम्युनिटी के अगेंस्ट जाएं, तो ऐसी जो स्पीच होती है जो इस प्रकार की एक्टिविटी को उकसाती है कि लोग जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, दंगे करने के लिए तैयार हो जाए, तो उसको हेट स्पीच कहते हैं। और हेट स्पीच के बारे में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी 267th रिपोर्ट में मेंशन किया है कि ऐसे अटरेंसेस हैं, ऐसे उच्चारण हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि इंडिविजुअल को और सोसाइटी को प्रमोट करते हैं कि वो टेररिज्म के एक्ट को कमिट करें, जेनोसाइड कमिट करें, एथनिक क्लिंजिंग में इन्वॉल्व हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को हेट स्पीच के अंदर देखने को मिलती है। और हेट स्पीच को रोकना क्यों ज्यादा जरूरी है? तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसको रोकना, क्योंकि अगर हम लोग बात करें मुजफ्फरनगर दंगों की 2013 में जो हुए थे, तो एक फेक वीडियो के कारण ये दंगे हुए थे। इसके अलावा उग्रवादी भावनाओं को उकसाने की क्षमता रखती है ये हेट स्पीच, इग्नाइट करती है एक्सट्रीमिस्ट सेंटीमेंट्स को, राइट। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है मॉब लिंचिंग भी हो जाती है हेट स्पीच के कारण, राइट। मॉब लिंचिंग का मतलब समझते हो ना, भीड़ जो है वो निपटा देती है किसी भी एक इंसान को टारगेट करके। जैसे कि एक साथ भीड़ आई, काफी सारे एक ग्रुप के लोग आए, उसने एक इंसान को टारगेट किया और मार दिया, तो वो मॉब लिंचिंग होता है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलती है, इसके कारण दिल्ली में दंगे हुए हैं, राइट, फेक न्यूज के चलते, मिस इन्फॉर्मेशन के चलते, राइट। और इस उससे कैसे हम लोग को सुलझना है हेट स्पीच से, यानी कि इससे कैसे निकलना है, इसके सोल्यूशन क्या है, इसके उपाय क्या है, मेजर्स क्या है। तो दुनिया की जो बिगेस्ट सोशल मीडिया कंपनीज है, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गई, ट्विटर हो गया, बाइट डांस हो गई, तो ये आज की डेट में इंडिया के अंदर फेक न्यूज को रोकने के लिए अलग अलग इंडस्ट्री वाइड अलायंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंडस्ट्री वाइड अलायंस यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं कि कैसे फेक न्यूज को या फेक पोस्ट को, राइट, तो उसको कैसे कर्ब करें, कैसे रोकें उसको, तो इस पर काम चल रहा है। और जो हमारी ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने टाई अप किया है इन टेक कंपनीज के साथ कि ऐसी न्यूज को कौन क्रिएट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए कौन इस प्रकार की फेक न्यूज को स्प्रेड कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, राइट। और एजुकेट करना जरूरी है एंड यूजर्स को, जैसे कि जो सिटीजन जो फेक न्यूज को पढ़ते हैं उनको एजुकेट करना जरूरी है कि आप कोई भी ऐसी न्यूज पढ़ो तो पहले उसका ऑफिशियल सोर्स जान लो, पहले देख लो कि वो न्यूज किसी ऑफिशियल सोर्स पर आई है कि नहीं आई है, तो पहले उसको आप पता करो। क्योंकि हमारी कंट्री में ये काफी दिक्कत वाली कहानी है, हमारी कंट्री में व्हाट्सएप वगैरह लोग पढ़ते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं कि व्हाट्सएप में जो भी आ गया वो सच हो गया, या यूट्यूब पे जो भी आ रहा है वो सच हो रहा है। तो यूट्यूब में भी हर चीज जो है वो ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू नहीं होती है, कई बार जो है वो काफी सारी चीजें जो होती हैं लोग बाग जो है वो अपने व्यूज वगैरह कमाने के लिए बस पोस्ट कर देते हैं, राइट, और जो कि उससे सच से उसका कोई वास्ता वगैरह होता नहीं। कई कई सारे लोग तो बाकायदा डिस्क्लेमर में लिखते भी हैं, राइट, कि जिससे कि कल को उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आए, यानी कि कोई भी उनके ऊपर सवाल उठे तो वो बता दें कि भैया हमने तो डिस्क्लेमर में लिखा था, अब जिसने पढ़ा नहीं तो हमारी क्या गलती। जैसे पिक्चर स्टार्ट नहीं होती, पिक्चर स्टार्ट होती तो डिस्क्लेमर में लिखा रहता है कि सच से इसका कोई वास्ता नहीं है, राइट, मतलब किसी भी रियलिटी से इसका कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो ऐसा कुछ वो लिख देते हैं। और बट लोग जो है वो सिर्फ कंटेंट को देखते हैं, सामने क्या लिखा है डिस्क्लेमर उसको नहीं देखते, या फिर डिस्क्रिप्शन पर क्या लिखा है उसको नहीं देखते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को होती है, उसके कारण से लोग बाग उसको सच मानने लगते हैं और कई बार तो दंगे हो जाते हैं ऐसी हरकतों के कारण, और मतलब लोग बाग मारे जाते हैं कई बार। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। रोकने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, राइट, कि एजुकेट करना एंड यूजर्स को कि आप किसी भी चीज को, इस प्रकार की सोशल मीडिया में कोई चीज आप देख रहे हो उसको अनटिल एंड अनलेस आप किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में ना देख लो तब तक आप उसको सच मत मानना। इसके अलावा सरकार जो है ये पॉलिसीज लेकर आए, फ्रेमवर्क्स बनाए कि जिसके चलते इंटरनेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जिसके तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये इश्यूज जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में लोग बाग सोशल मीडिया से कनेक्ट होते जा रहे हैं, राइट, सभी के पास इंटरनेट का एक्सेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके तहत लोग बाग जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया साइट से, कंपनी से। अब जब ये कनेक्ट हो रहे हैं, अपना अकाउंट वगैरह बना रहे हैं, तो उस बीच फेक न्यूज भी स्प्रेड हो रही है
क्योंकि काफी सारे यूजर जो है वो उसमें कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले फेक न्यूज इतनी तेज या फिर आप ऐसा कह सकते हो पहले कोई भी चीज वायरल नहीं हो पाती थी एकदम से। आज की डेट में तो एक वीडियो एक दिन पहले बनता है, पूरी कंट्री में जो है वो फैल जाता है, वायरल हो जाता है, राइट। वो किस लिए हो पा रहा है? सोशल मीडिया के चक्कर में हम लोग को देखने को मिल रहा हो पा रहा है। तो सोशल मीडिया के फायदे तो काफी सारे हैं, बट उसकी ये सब नुकसान भी है। तो देखो, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, मेरिट डीमेरिट से रिलेटेड, तो आप ये सब पॉइंट्स भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। और फेक न्यूज से रिलेटेड तो आएगा ही आएगा, आप लोग जानते हैं मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि आज की डेट में ये सब चीजें तो देखने को मिल रही है। तो अभी से ये सब पॉइंट्स आप तैयार करो, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये आपके मेंस के लिए पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनीज के ऊपर फाइन लगाया जाए, जो कंपनी जो है वो इस प्रकार की पोस्ट को, जैसे सोशल मीडिया कंपनी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी वैसे कि फेक न्यूज को रोकने की, कर्ब करने की, तो उनको जो है वो लायबल बनाया जाए कि आपकी कंपनी में अगर फेक न्यूज वगैरह अगर तेजी से स्प्रेड हो रही है तो ये आपका काम है मॉनिटर करना। आप अपनी टीम जो है वो अरेंज करो जो कि सिर्फ काम करे फेक न्यूज को जो है वो डिलीट करने पर या रोकने पर, फैलने से उसको। तो ये करती भी कंपनी का एक अलग सेल होता है जिसपे वो यही सब काम करती है, फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करती है, चेक करती हैं, अगर फेक न्यूज है तो उसको डिलीट करती हैं अपने प्लेटफॉर्म से, जिससे कि वो फर्दर स्प्रेड ना हो, राइट। जैसे कि और इवन पता है लोगों को ये भी नॉलेज देना चाहिए, जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप लोग हो, राइट। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप अगर देख रहे हो कहीं पर कोई फेक न्यूज फैला रहा है तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट करो। और रिपोर्ट कैसे करोगे आप? तो आपको कहीं कंप्लेन नहीं करनी है आपको। जैसे यूट्यूब में भी आप नीचे देखोगे तो एक झंडा बना रहता है, एक फ्लैग बना रहता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, उसको आपने फ्लैग कर दिया, आप उसको फ्लैग करके आप क्या कर सकते हो, उसमें लिखा रहता है कि क्या आप क्यों फ्लैग कर रहे हो। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस लिखे रहते हैं कि क्या ये मतलब बहुत सारी चीजें लिखी रहती है कि क्या ये फेक न्यूज फैला रहा है, या फिर इसका जो कंटेंट है तो मतलब सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट है क्या इसका। तो ऐसी चीजें वहां पर मेंशन रहती है ऑप्शन में, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक करके रिपोर्ट किया करो, क्योंकि रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप ही लोग करोगे, राइट, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो। अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर हम तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि जिनको इन सब चीजों का नॉलेज नहीं है वो करें, राइट, अनटिल आप लोग नहीं कर रहे हो। तो इसलिए हर एक जो सिटीजन जो पढ़े लिखे हैं, अपन लोग जो है, तो हम लोग जहां पर भी देखेंगे इस प्रकार की यार कोई इंसान फेक न्यूज फैला रहा है या कोई मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट किया जाए। क्योंकि जब अपन रिपोर्ट करते हैं ना, तो वो वाला जो उसका जो वीडियो होता है या उसका जो मैसेज होता है वो तुरंत कंपनी के अथॉरिटीज के पास चला जाता है, राइट। फिर कंपनी की अथॉरिटीज पर्सनली उसको चेक करती है कि ये क्या है, सही है कि नहीं है। और अगर वो देखती है कि हाँ यार इसका जो कंटेंट है उसमें गड़बड़ी है, खराबी है, और काफी सारे लोग, क्योंकि इक्का दुक्का हम करेंगे किसी कंटेंट को तो वो इग्नोर किया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का बेस ही बहुत बड़ा है। बट अगर वहीं पर ही 100-200 लोग अगर रिपोर्ट करें कंटेंट को कंटिन्यूअसली, राइट, तब क्या होगा, कंटिन्यूअसली मतलब कि एक यूजर एक बार में एक ही टाइम पर रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि उसके बाद जो है वो कंपनी के पास चला जाता है। आप कोई भी किसी भी यानी कि मैसेज को भी, अगर इवन आप किसी के मैसेज को भी रिपोर्ट कर सकते हो, उसमें भी ऑप्शन होता है। अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो वहां पर लिखा रहता है कि रिपोर्ट दिस मैसेज, तो इस टाइप का हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, तो उससे क्या रहेगा कि कंपनीज को पता लग जाएगा और फिर कंपनीज एक्शंस लेंगी। तो ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए। एक तो अवेयरनेस देनी चाहिए ब्लॉक करवाने के पर्पस के लिए भी, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रिपोर्ट करें ऐसे पोस्ट वगैरह को, और जो नहीं है तो सबसे पहले तो उनको सोर्स देखना जरूरी है कि भाई ये ऑफिशियल सोर्स के थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। और फाइन लगाना जरूरी है। अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी जो है वो इस तरह की एक्टिविटी को अगर नहीं रोक पा रही है तो उस पर फाइन लगना चाहिए। जैसे कि अगर जर्मनी का एग्जांपल आप लिख सकते हो मेंस में, कि जर्मनी ने सोशल मीडिया कंपनी के ऊपर फाइन लगाया था, और वहां पर लग भी चुके हैं ऐसे बड़े बड़े फाइन, और वो इंपोज भी करती है। लगभग 425 करोड़ रुपए से ज्यादा का फाइन जो है वो लगाया जाता है, 50 मिलियन यूरोस के आसपास फाइन जो है वो लगाया जाता है जर्मनी के अंदर, अगर कोई कंपनी अपने यानी कि वेबसाइट से, अपने प्लेटफॉर्म से इलीगल कंटेंट को अगर रिमूव नहीं कर पा रही है और कंसिस्टेंटली वहां पर ये दिक्कत आ रही है, तो उसको इसके ऊपर इतना ह्यूज फाइन जो है वो इंपोज किया जाता है जर्मनी के अंदर, राइट। सो गाइस, हेट स्पीच का ये पूरा टॉपिक था। मैंने काफी टाइम लिया आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझाने में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, और मेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने थे। दैट्स व्हाई, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आने के चांसेस 90% से ज्यादा है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको पूरी चीज डिटेल में इसकी एक्सप्लेन करी। और अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था उसको मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काम की चीज अपन ने पहले देख लिया है। तो हालांकि ये वाली जो चीज है ये अभी के लिए इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इससे रिलेटेड और भी आगे कुछ मुद्दे हम लोग को देखने को मिलेंगे इस इशू से रिलेटेड जो अभी हुआ है, और जब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आएगी आगे चल के तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं हुआ क्या है। तो देखो, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की पीस एंड हार्मनी कमेटी, ये कमेटी जो है वो जांच कर रही है
2020 में जो दंगे हुए हैं दिल्ली में फरवरी में, जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड दंगे हम लोग को देखने को मिले थे, तो इसकी ये जांच कर रही है। तो जांच के दौरान इन्होंने समन जारी किया था फेसबुक इंडिया हेड अजीत मोहन जी को। फेसबुक इंडिया के हेड हैं अजीत मोहन जी, इनको समन जारी किया था। समन का मतलब समझते हो, नहीं समझते आसान भाषा में समझाता हूं। समन का सिंपल सा मतलब है जैसे कि ये कमेटी ने समन जारी किया, कोर्ट भी समन जारी करती है, सुनते हो ना आपकी कोर्ट ने समन जारी किया। तो समन जारी करने के मतलब कोर्ट नोटिस भेज, या फिर कमेटी ने नोटिस भेजा। किसको नोटिस भेजा? अजीत मोहन जी को। इस नोटिस में लिखा था अजीत मोहन जी आए और आकर कमेटी के सामने प्रस्तुत हो, कमेटी के सामने जो है वो बैठे आकर, क्योंकि उनसे कुछ सवाल पूछे जाती है कमेटी। तो इन्होंने अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है, इन्होंने अपने राइट टू साइलेंस को इन्वोक करते हुए, लागू करते हुए, कि ये कमेटी के सामने अपीयर नहीं होने वाले हैं। और क्योंकि कमेटी जो है वो जांच कर रही है पूरे मामले की, दिल्ली में जो दंगे हुए उस मामले की, तो इसमें कमेटी जो है वो इनसे बोलेगी कि हेट स्पीच को कंट्रोल करना, उसको रोकना जो है वो फेसबुक को चाहिए था, और फेसबुक हेट स्पीच को रोकने में विफल रही, राइट, फेल हो गई हेट स्पीच को रोकने में। और जो ये हेट स्पीच थी, राइट से, दंगों से रिलेटेड थी, तो इसको रोकने में फेसबुक जो है वो विफल हुई। तो ये क्लेम कर रहे हैं अजीत मोहन जी कि कमेटी इनसे इंक्वायर करेगी, इंक्वायरी लेगी, कमेटी इनसे पूछताछ करेगी हेट स्पीच के मामले के बारे में। और हेट स्पीच जो है वो क्या है और कौन सी स्पीच परमिसिबल है, इसकी काफी थिन बॉर्डर है और प्रॉपरली डिफाइंड है नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये काफी पोलराइजिंग सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इसलिए इन्होंने बोला कि ऐसे सब्जेक्ट पर ये नहीं चाह रहे कि वहां पर जाकर अटेंड करें, क्योंकि हेट स्पीच क्या है, हेट स्पीच क्या नहीं है, इसके बारे में प्रॉपर डिफाइंड चीजें नहीं है। बट देखो, हेड जो है फेसबुक के, ये फेसबुक की तरफ के रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर इनको पूछताछ के लिए कहीं पर बुलाया जा रहा है तो डेफिनेटली इनको जाना चाहिए, राइट। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि ये जा नहीं रहे तो वो तो फिर वो होता ही नहीं है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन होगा नहीं। ये जा सिर्फ इसलिए नहीं रहे क्योंकि इनसे हेट स्पीच और इन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा। तो अब ऑब्वियसली बात है, कुछ इश्यू हुए हैं तो उसकी जांच तो हो रही है ना, तो इनको जाना तो जरूर चाहिए था। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोग का क्या आप बताइएगा, बट जाना जरूर चाहिए था इनको, राइट। और बाकी अब देखते हैं आगे चल के क्या क्या मुद्दे हम लोग को इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखने को मिलेंगे ये तो बात पक्का है, राइट। बट अपने लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए काम का है कि नहीं है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट थी आपके लिए काम की, वो मैंने आपको बता दी। हेट स्पीच के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चंस बनने की काफी ज्यादा संभावना है, 90% ज्यादा चांसेस है मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने। गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स ने WHO की फंडिंग को रिज्यूम कर दिया है, राइट। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था, डोनाल्ड ट्रंप जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने रोक लगा दी थी WHO की फंडिंग पर, होल्ड कर दिया था WHO की फंडिंग को। इन्होंने WHO के ऊपर आरोप लगाया था कि WHO चाइना सेंट्रिक बन गया है, चाइना का सपोर्ट कर रहा है। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पे चाइना सेंट्रिक बन गया था, ऐसा आरोप जो है वो WHO के ऊपर लगा दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऑलरेडी चाइना से काफी ज्यादा चिढ़ता है, राइट। और दूसरी बात, ना ही सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, अगर ओवरऑल अपन देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो है वो काफी पास से ही कट्टर दुश्मन हम लोग को देखने को मिलते हैं एक दूसरे के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी थी WHO की फंडिंग में। और जब यूनाइटेड स्टेट्स के जो नए प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन, जब ये बेसिकली बने थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तब इन्होंने कुछ चीजों के बारे में बात करी थी। उनमें से एक ये भी थी कि ये जैसे ही जो है वो व्हाइट हाउस एंटर करेंगे तो उस समय सबसे पहला जो इनका काम होगा वो यही होगा कि WHO की फंडिंग को रिज्यूम करना। और वो चीज इन्होंने बाकायदा करी, जैसा उन्होंने बोला था। इन्होंने रिज्यूम कर दी है WHO की फंडिंग को। और मैं आपको बता दूं गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है WHO में। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा फंडिंग जो आती है WHO में, वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आती है। इस फंडिंग पर रोक लगा दी थी तो काफी कुछ क्वेश्चन जो है वो उठना शुरू हो गए थे। हेल्थ सेक्टर अब कैसे मेंटेन होगा, मैनेज होगा, तो इस पर। बट अब ये सामने आए हैं बाइडेन, नए प्रेसिडेंट, तो इन्होंने बोल दिया है कि कोरोना वायरस की लड़ाई में ये अपना योगदान देंगे, सपोर्ट करेंगे, और WHO की फंडिंग इन्होंने रिज्यूम कर दी। ठीक है, तो ये एक अपडेट है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब थोड़ी बात करते हैं WHO की फंडिंग के बारे में। इसके बारे में पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। तो WHO में कौन से फंड हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो 4 प्रकार के यहाँ पर फंड होते हैं, 4 प्रकार के कंट्रीब्यूशन होते हैं। एक्सेस कंट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है कि WHO के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि उनको WHO का अगर मेंबर बने रहना है तो उनको कुछ कंट्रीब्यूशन देना होगा। और जो ये कंट्रीब्यूशन होता है, ये किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, मेंबरशिप फीस आप कह सकते हो उसको। तो ये किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है, तो जो कंट्री होती है, जो WHO की मेंबर होती है, तो उस कंट्री की वेल्थ कैसी है, यानी कि उसकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो इन 2 फैक्टर्स को देखकर
जो है वो फंडिंग डिसाइड की जाती है कि कितनी फंडिंग जो है वो कंट्री प्रोवाइड कराएगी डब्ल्यूएचओ का मेंबर बनने के लिए या उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए। तो ये मेंबरशिप फीस के तौर पर आप कह सकते हो ये होती है, या फिर मेंबर कंट्रीब्यूशन के तौर पर होती है। तो ये मैंडेटरी होता है, ये सभी मेंबर्स को करना ही होता है एक्सेस कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है कि कोई भी मेंबर स्टेट या फिर कोई भी दूसरा पार्टनर्स मेंबर भी नहीं है तो भी चलेगा, तो वो अगर डब्ल्यूएचओ को फंड प्रोवाइड कराता है एडिशनल फंड्स वगैरह, तो वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। यानी कि अपने एक्सेस कंट्रीब्यूशन के अलावा अगर खुद की इच्छा से डब्ल्यूएचओ कुछ फंडिंग प्रोवाइड कराता है कोई मेंबर कंट्री, तो फिर उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और तीसरी इनकी पेटी जो होती है वो होती है कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की। ये बेसिकली किस पर्पस के लिए होती है कि बेटर फ्लो रिसोर्सेज का बरकरार रहे, चलता रहे। जैसे कि कभी भी अगर फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम आती है तो ये अलग से एक तिजोरी बना के रखते हैं कि हर बार जो है वो यहां पर पैसा डालते रहो, कि जिससे कि कल को कोई किसी तिजोरी में पैसा अगर खत्म हो जाए तो इस तिजोरी से पैसा निकाल लो। तो मोटे मोटे तौर पर आपको समझना है कि डब्ल्यूएचओ की 4 तिजोरियां होती हैं। एक तिजोरी तो रेगुलर बेसिस पर भरती है, राइट, कि जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो मेंबरशिप फीस जो है वो डाली जाती है एक के अंदर, कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो अमाउंट क्या कितना होगा, वो उस कंट्री की, उस मेंबर कंट्री की पॉपुलेशन और उसकी वेल्थ, उसकी इनकम या इकोनॉमिक के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलता है कि ये कंट्रीब्यूशन सेट होता है। दूसरा जो होता है कि ये मेंबर स्टेट या फिर दूसरे जो पार्टनर्स वगैरह होते हैं इनके, तो ये अपनी मर्जी से, मतलब इसमें इन्होंने पैसा डाल दिया, फिर ये अपनी मर्जी से दूसरे फंड में पैसा डाल सकते हैं, उसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तीसरा होता है कि ये एक और तिजोरी बना के रखते हैं जिसमें वो पैसा डालते रहते हैं कि अगर कल को किसी भी पर्टिकुलर तिजोरी में पैसा कम हुआ या कभी भी अचानक से एकदम से जरूरत पड़ गई तो वो इससे निकाल सकें, ठीक है। एंड गाइज इंडिविजुअल लेवल पर भी मैं हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को तो ये वाली चीज समझाऊंगा ही और बोलूंगा ही कि आप सभी लोग जो है वो एटलीस्ट आप जितना कमाते हो, आपकी जितनी सैलरी है या आगे चल के आपकी जितनी सैलरी होगी, आप अपनी सैलरी का 6 मंथ्स की आपकी सैलरी आपको सेविंग अकाउंट में, एक अलग अकाउंट में डालकर छोड़ देनी है। 6 मंथ्स की सैलरी एक आप इकट्ठा करते जाओ, कलेक्ट करो, और 6 महीने की आपकी सैलरी जो है वो एक अलग अकाउंट आप खोलकर उसमें डाल दो। तो ये बेसिकली हर एक इंसान को इस प्रकार की प्लानिंग करनी ही चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ये कि वो पैसा जो है वो आप ऐसा मत करो कि आपने उसकी कोई पॉलिसी खरीद लिया, कुछ कर ली, वो हार्ड कैश होना चाहिए आपके पास कि जब आपको जरूरत पड़े आप एटलीस्ट, जैसे कि अगर आप 6 महीने तक काम भी ना करो तो वो पैसा आपका 6 महीने तक आप यूज कर पाओ। क्योंकि हो सकता है अब इन फ्यूचर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं है, तो आपको फाइनेंशियल जो अपने आप को मैनेजमेंट जो है वो करना बहुत जरूरी है। और हर एक इंसान को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तब रियलाइज होता है इंसान को जब कोई भी एकदम से मिसफॉर्च्यून हो गया उसकी लाइफ में, या कुछ ऐसी चीज हो गई, घटना हो गई कि जब उसको एकदम पैसे की जरूरत पड़ रही है, उसको उधार लेना पड़ रहा है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और या फिर किसी से मांगना पड़ रहा है जो कि उसकी शायद इच्छा ना हो किसी से मांगने की, बट फिर भी मजबूरी में लेना पड़ रहा है। बट अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे, अगर आपने ऑलरेडी आज से ही प्लान कर लिया कि यार कल के लिए मैं कुछ पैसे जो है वो इकट्ठा करूंगा और अपनी मतलब जो टोटल सैलरी का जो 6 महीने का जो इनकम है वो मुझे अपने एक अकाउंट में डालनी है, तो ये आप बना लो। पता मैं तो आप चाहूंगा हर एक जो स्टूडेंट है मेरे, वो ये चीज तो जरूर फॉलो करो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक तिजोरी बना के रखी हुई है कि कल को इसको अगर जरूरत पड़ जाए किसी चीज के, मतलब यानी कि कोई भी फंडिंग कम पड़ जाए, कोई भी ऐसी आपदा आ जाए, तो वो इससे इस तिजोरी से पैसे निकाल सकती है। फिर दूसरी इसने एक तिजोरी बनाई है पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस, PIP, ठीक है, एक और तिजोरी है। तो ये नाम से समझ में आ रहा है, पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस। तो कल को अगर कोई महामारी आती है या कुछ भी इशू होते हैं तो इस तिजोरी से जो है वो पैसे निकालकर महामारी जब आएगी तब उस समय खर्चा किए जा सके। इसको इसने शुरू किया था 2011 में, राइट। इस प्रकार की नई तिजोरी को, नई फंडिंग को कि स्ट्रेंथन करने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज तक एक्सेस पहुंचाने के लिए, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो वैक्सीन वगैरह नहीं ले पा रही हैं, तो इस तिजोरी से पैसा निकाल के उनको प्रोवाइड किया, हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और करेंटली फंडिंग पैटर्न किस प्रकार का है डब्ल्यूएचओ का, तो चौथा क्वार्टर 2019 का जो था उसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन था, टोटल कंट्रीब्यूशन $5.62 बिलियन US का था। एक्सेस कंट्रीब्यूशन जो था $956 मिलियन US, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन $4.38 बिलियन US, कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन $160 मिलियन US, PIP कंट्रीब्यूशन $178 मिलियन US। तो इस प्रकार से इनका पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें भी ये चीज ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका होगा, एक्सेस कंट्रीब्यूशन का, उसके बाद वॉलंटरी, उसके बाद कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, उसके बाद PIP कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है। गाइस अब इस टॉपिक की बात करें तो यहां पर आपको आर्टिकल 161
और आर्टिकल 72 और 161 और 72 के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, कई बार होमवर्क भी दिया है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, तैयारी करनी, अपन ने डिस्कस भी किया इवन काफी डिटेल में। तो ये आपका आज का टास्क है, आपको आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 72 और आर्टिकल 161 के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दो चीज आपको कवर करनी है। ठीक है, सेपरेटली आर्टिकल 161 और 72 और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको लिखना है, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने। तो ये आपका आज का टास्क है जिसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बारे में कई बार ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और ये जो टॉपिक है ये वाला भी ये रिपीट हुआ है। उसको अपन ने शायद सितंबर में या नवंबर में डिस्कस किया था इस टॉपिक को, मेरे ख्याल से शायद सितंबर में ही किया था। तो तमिलनाडु के गवर्नर जो है बनवारी लाल पुरोहित जी, इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो मर्सी पिटीशन है एजी पेरारी वलन की, तो एजी पेरारी वलन जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, इनकी हत्या में ये इंसान इन्वॉल्व था। तो इसने मर्सी पिटीशन लगाई है तमिलनाडु के गवर्नर के पास दिसंबर 30, 2015 से, और अभी तक इसकी मर्सी पिटीशन पेंडिंग है। तो अब बताया जा रहा है जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उन्होंने कह दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि अगले 4 हफ्तों में इनकी जो पिटीशन जो इन्होंने लगाई थी मर्सी पिटीशन, इसका ये फैसला सुनाएंगे 4 वीक्स के अंदर अंदर। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। तो इस पर अपन जो है वो 4 हफ्ते के बाद इससे रिलेटेड डिसीजन से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा तो फिर से गो थ्रू करेंगे पूरी ओवरऑल चीज। जब तक के लिए आप आर्टिकल 161 और 72 आर्टिकल 72 के बारे में पढ़कर रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी मैंने आपको बीच में मनी बिल के बारे में पढ़ाया था लक्ष्मीकांत की बुक से, तो आप जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है प्लीज वो जाकर पढ़ो और मुझे थोड़ा बताओ कि आपको कैसा लगा। तो उस प्रकार के और टॉपिक्स अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको टाइम जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपको प्रोवाइड कराऊं तो जरूर बताना, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। और बाकी पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, अभी पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट सीसेट का कोर्स गाइज आपके लिए अवेलेबल है और हिस्ट्री का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ये पूरी चीज जो लिखी हुई है ये पूरी की पूरी चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी डिटेल में। अगर आपको और जानकारी चाहिए जो दोनों कोर्सेज से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। काफी सस्ते रेट में ये कोर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इससे कम रेट में आपको और कहीं भी कोर्स नहीं मिलेगा। और जो फैकल्टी में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, लाइव सेशन आपको मिल रहे हैं, ये फैसिलिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जल्दी गेन करो, ज्वाइन करो अगर करना चाहते हो आप तो, राइट। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे जैसे मैंने आपको बताया, और पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज आप लोग ये जो न्यूज है ये व्हाट्सएप और सिग्नल एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी जो अभी चेंज हुई है, तो उसको लेकर जो है वो लोग बाग सिग्नल नाम की एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर रहे हैं। सिग्नल नाम की एप्लीकेशंस के यूजर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं अचानक से। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था कि मास डिजिटल माइग्रेशन हमें देखने को मिला है। तो डिजिटल माइग्रेशन का अगर एक टॉपिक आ जाए तो आप ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, राइट, कि डिजिटल माइग्रेशन में क्या होता है, एक कंपनी के यूजर जो है वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप के काफी सारे यूजर जो है उन्होंने व्हाट्सएप को छोड़ दिया और सिग्नल नाम की कंपनी में वो शिफ्ट हो गए। सिग्नल एक सेंट्रलाइज्ड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस है जिसको डेवलप किया है सिग्नल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन एंड सिग्नल मैसेंजर LLC के द्वारा। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे LLC क्या है, और 2-3 पॉइंट्स इसके बारे में लिखकर बताएंगे। अभी 2-3 दिन पहले अपन ने LLC के बारे में डिस्कस किया है। और ये नॉन प्रॉफिट सिग्नल फाउंडेशन है, ये 2018 में लॉन्च हुआ था इनिशियल $50 मिलियन की फंडिंग के साथ। और इसको जो फंडिंग मिली है ब्रायन एक्टॉन के थ्रू फंडिंग दी गई है। और इंटरनेट के उपयोग से आप इस एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, वॉइस मैसेजेस आप भेज सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, मैसेज कर सकते हो सामने वाले को। तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है और वो वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल सब कुछ इसमें होता है, सेम व्हाट्सएप की तरह ही है। आपका सेल्यूलर टेलीफोन नंबर का उपयोग करेगा ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, बाकी और कोई भी आपका डेटा ये नहीं लेगा। तो काफी सिक्योर्ड एक एप्लीकेशन है। और गाइस अभी 7 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई थी, तो उसी को देखते हुए लोग बाग ने सिग्नल एप्लीकेशन को यूज करना शुरू कर दिया। और एक्चुअली में सिग्नल को ब्रांड किया था, इसका प्रमोशन किया था इलॉन मस्क ने। और इलॉन मस्क को तो आप सभी लोग जानते ही हैं, राइट, ये सीईओ हैं स्पेस एक्स के, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी जो है वो इनकी है, राइट, इलॉन मस्क। और अभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स के तौर पर ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक अमेरिकन विसल ब्लोअर है जिनका नाम है एडवर्ड स्नोडेन। ये पहले CIA के एम्प्लॉय थे, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूनाइटेड स्टेट्स की, उसकी ये एम्प्लॉय थे, राइट। तो ये अमेरिकन विसल ब्लोअर है, वेरियस घोटाले के बारे में जो है वो इन्होंने खुलासा किया था। तो एडवर्ड स्नोडेन, तो इनके बारे में भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इन्होंने जो है ये प्रमोट किया था इस एप्लीकेशन को, सिग्नल एप्लीकेशन को। तो इसको लेकर काफी सारे यूजर जो है वो बढ़ गए सिग्नल
एप्लीकेशन के। 12 से 14 जनवरी 2021 के पीरियड में सिग्नल को जो इंस्टॉल किया है लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से, तो ये 10 मिलियन से बढ़कर 50 मिलियन यूजर जो है वो इसके बढ़ गए। यानी कि कुछ ही समय में 2-3 दिन के पीरियड में 10 मिलियन से ये 50 मिलियन यूजर बेस इसका बढ़ गया सिग्नल का। तो आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी जो हस्तियां होती हैं, अगर वो किसी एक एप्लीकेशन को अगर प्रमोट कर देती हैं और कुछ अगर एक कंपनी कोई मतलब गड़बड़ अगर थोड़ी सी भी कर दे, जो क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी होती है, थोड़ी सी भी अगर वो कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ भी अगर उसमें चेंजेस लेकर आ रही है, तो यूजर खफा हो जाते हैं। और ये जो चेंजेस था व्हाट्सएप का वो प्रिवेसी का था, तो उसमें और ऑलरेडी लोगों को बहुत डर है आज की डेट में, क्योंकि डेटा जो है गाइस वो लीक होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी के पर्सनल डेटा होते हैं, पर्सनल चैट्स वगैरह होती हैं, तो लोगों को डर था, तो लोग बाग जो है वो शिफ्ट कर गए, उनको और सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए था। अब इसको देखकर, इस हम लोग को डिजिटल माइग्रेशन को देखकर ये चीज लग रही है कि हाँ, लोग बाग जो है वो डिजिटली मतलब लिटरेट हो रहे हैं, लोगों को पता है कि क्या चीज उनके लिए सही है क्या नहीं है। लोग फिक्र करते हैं अपने डेटा के बारे में, राइट, अपनी चैट्स के बारे में या फिर एप्लीकेशन के बारे में, कि आप लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। यानी कि इस चीज को देखकर आप ये अपने मेंस में आंसर लिख सकते हो उसका एग्जांपल देते हुए कि हाँ, अब लोगों में डिजिटल लिटरेसी डेवलप हो रही है। क्योंकि डिजिटल लिटरेसी कैसे डेवलप हो रही है, तो इससे बेस्ट एग्जांपल तो और कोई है ही नहीं कि 2 दिन के पीरियड में मतलब मिलियंस ऑफ यूजर्स, यानी कि 40 मिलियन के आसपास यूजर व्हाट्सएप को छोड़कर दूसरी एप्लीकेशन के पास, सिग्नल के पास चले गए। मतलब 40 मिलियन से ज्यादा यूजर, और सिग्नल के अलावा काफी सारी और दूसरे एप्लीकेशन को तो लोगों ने यूज किया ही होगा डेफिनेटली, जैसे टेलीग्राम हो गया, राइट। तो ये चीज, और टेलीग्राम से याद आया, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का अपने चैनल की लिंक मिल जाएगी और डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपन भी टेलीग्राम पर है, ठीक है, जिनको नहीं पता है मैंने बता दिया। तो ये था गाइस, ये वाला अपना पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, जिसकी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। मेंस में भी इसको आप उपयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मेंस में जब आप उपयोग करोगे तो काफी अच्छा लगेगा, आपका आंसर काफी अच्छा होगा। अब बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ, ये जियो हजार्ड मैनेजमेंट के लिए की है। तो ये क्या है इसको अपन समझते हैं। तो ये फ्रेमवर्क एमओयू जो है वो साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ, किस पर्पस के लिए, सस्टेनेबल जियो हजार्ड मैनेजमेंट के कोलैबोरेशन पर्पस के लिए, कि इसको स्ट्रेंथन करना है। डीआरडीओ की डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो है ये काम कर रही है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना है हम लोगों को, जिससे कि टेरेंस और एवलांचेस वगैरह जो होते हैं तो उसको हमें जो है वो रिड्यूस करना है, कम करना है, राइट। और इसके अलावा एग्री किया गया कि जो एक्सपर्टीज जो डीजीआरई की हम लोग को देखने को मिलती है, डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये क्या करेंगी कि आने वाले समय में हम लोग को जो डैमेजेस जो होता है लैंडस्लाइड के कारण रोड्स वगैरह में, एवलांचेस के कारण रोड्स वगैरह में, या दूसरे नेचुरल फैक्टर्स के कारण जो भी डैमेज होता है रोड्स का, राइट, हमारे हाईवेज में, तो वो डैमेज कम से कम हो। तो इस प्रकार के हम लोग रोड को बनाएं, या फिर अगर डैमेज होता है तो तुरंत जो है वो रिपेयर हो जाए, राइट, कि जिससे कि वो रोड जो है वो मतलब कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक रुकना ना पड़े पैसेंजर्स को, या जो भी ट्रैवलर्स होते हैं उनको परेशानी ना हो किसी प्रकार की, रोड की कनेक्टिविटी जो है वो बरकरार रहे। तो इस पर अभी काम चल रहा है, इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, इसी को लेकर ये एमओयू हम लोग को देखने को मिला है जो कि साइन हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे किस पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पूरी कंट्री के जो नेशनल हाईवेज बनते हैं, डेवलप होते हैं, उसके मेंटेनेंस होते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक्स को टू बिग टू फेल बैंक्स की लिस्ट में रखा हुआ है। यानी कि ये जो बैंक्स हैं ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऐसे बैंक जो कि लिखा हुआ है कि टू बिग टू फेल। आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये बैंक इतने बड़े हैं कि अगर ये बैंक फेल होते हैं, यानी कि कोई भी फेलियर होता है इन बैंक के साथ, डिफॉल्ट अगर हो जाता है इन बैंक के साथ किसी प्रकार का, तब हमें देखने को मिल सकता है कि एक ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट होगी। क्योंकि जैसे एसबीआई है, एसबीआई में हमारी कंट्री के कितने सारे लोग जो हैं, यानी कि आप देखोगे हर दूसरा बंदे का अकाउंट जो होगा वो एसबीआई में आपको दिखाई देगा। तो एसबीआई में हमारी पॉपुलेशन जो है, ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन, वो कितना ज्यादा ट्रस्ट करती है एसबीआई को, कितने सारे अकाउंट्स एसबीआई के पास हम लोग को देखने को मिलता है। अगर एसबीआई को कुछ होता है, एसबीआई अगर फेल होती है या कोई भी डिफॉल्ट होता है, तब काफी सारे जो यूजर्स हैं वो चपेट में आ जाएंगे, यानी या फिर काफी सारे जो अकाउंट होल्डर्स हैं एसबीआई के वो चपेट में आ जाएंगे, उससे इकोनॉमी गिर सकती है। यानी कि इन सब बैंकों के पास क्षमता है कंट्री की इकोनॉमी को गिराने की, अगर ये फेल हो जाते हैं तो। समझ रहे बातों को? तो इसलिए इनको टू बिग टू फेल जो है वो कंसिडर किया जाता है, बोला जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क जारी किया हुआ है
2014 से ही जो फ्रेमवर्क के तहत ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के साथ डील करती है। DSIB यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स फ्रेमवर्क जो है, इसमें RBI जो है वो बताती है बैंक्स के नाम कि कौन से बैंक जो है वो टू बिग टू फेल की कैटेगरी में है, यानी कि इतने बड़े बैंक जिसमें यूजर बेस इनका काफी बड़ा है कि अगर इन बैंक को कोई भी नुकसान होता है, कोई भी इशू होता है, तो काफी सारे यूजर जो है वो अफेक्ट होंगे, हमारी कंट्री की काफी सारी पॉपुलेशन अफेक्ट होगी, यानी कि अल्टीमेटली इकोनॉमी अफेक्ट होगी, राइट। तो ये DSIBs जो है इसकी शुरुआत कर दी थी, नाम को घोषणा करने की कौन से बैंक जो है वो DSIB कहलाएंगे। तो ये 2015 से RBI ने ये प्रोसेस जो है वो शुरू करी थी, प्रैक्टिस शुरू करी थी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एनालिस्ट के अकॉर्डिंग टू बिग टू फेल एक फ्रेज है जो कि डिस्क्राइब करता है कि एक ऐसा बैंक या एक ऐसी कंपनी जो कि इकोनॉमी के साथ बिल्कुल अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, और उसके फेलियर से एक कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है, प्रलयंकर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक डाउनफॉल। और फॉरेन बैंक के केस में अगर कोई फॉरेन बैंक टू बिग टू फेल वाला है या फिर ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, तो उसको इंडिया के अंदर एक्स्ट्रा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो है वो रखना मैंडेटरी होता है, राइट। उसको एक्स्ट्रा कैपिटल रखना अपने पास, जिससे कि अगर कोई भी फेलियर अगर वो फेस करेगा तो इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार की, जो इंडिया के उसके जो यूजर्स हैं उनको किसी भी प्रकार की इश्यूज ना हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो इसलिए एडिशनल कैपिटल जो है वो ऐसे बैंक्स को रखना जरूरी होता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है एक्सरसाइज कवच का। लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये देखने को मिलती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो अब देखो आर्म्ड फोर्सेस में ये सिर्फ 3 फोर्स नहीं आती है, हमेशा से मैं बोलता हूं, उसमें देखो लिखा भी हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यानी कि हमारी जो पूरी कंप्लीट जो आर्म्ड फोर्सेस है वो कंडक्ट करती हैं ये एक्सरसाइज, और अगले हफ्ते ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और एक्सरसाइज के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा मैरीटाइम सर्विलांस एसेट्स होंगे, कोऑर्डिनेटेड एयर और मैरीटाइम स्ट्राइक्स कंडक्ट होगी, एयर डिफेंस, सबमरीन और लैंड ऑपरेशंस हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। और कॉन्करेंटली जॉइंट इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकनाइसेंस एक्सरसाइज, ISR एक्सरसाइज, इसमें काफी सारी टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन इंटेलिजेंस तीनों सर्विसेज की ही कंडक्ट की जानी है। तो देखो कुल मिलाकर जो हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कवच, इसमें हमारी इंडियन आर्म फोर्स मौजूद होती हैं, हमारी सभी की सभी फोर्स एक साथ ऑपरेशंस कंडक्ट करती हैं कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो सभी की सभी फोर्स किस प्रकार से आपस में कोऑर्डिनेट करके ऑपरेशन कंडक्ट करें। ड्रिल कंडक्ट होती है, स्ट्राइक कंडक्ट होती है, यहाँ पर हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि अगर कोई भी इशू आता है तो हम साथ में मिलकर जो है वो किस प्रकार से ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज होती है। और ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसका मेन पर्पस क्या है, जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को हासिल करना, स्ट्रेंथन करना उसको, राइट। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है इसको यानी कि ऑपरेशनल सिनर्जी इसको एनहेंस करने के लिए इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और अंडमान एंड निकोबार कमांड ये इकलौता हमारी कंट्री का ऐसा कमांड है जहां पर सभी की सभी हमारी जो फोर्सेज है वो इकट्ठा होकर अपना ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती हैं। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें गाइस, तो उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश की कैपिटल में लखनऊ में इंस्टॉल कर रही है स्मार्ट कैमरास को पब्लिक प्लेसेस में। ये ऐसे कैमरा होंगे जो कि महिलाओं के फेसेस देखकर पहचान जाएंगे कि महिला डिस्ट्रेस में है कि नहीं है, राइट। कि महिलाओं की तस्वीर देखकर ही ये कंटिन्यूअसली महिलाओं की तस्वीर क्लिक करेंगे और उनके चेहरे के भावों को देखकर, उनके फेस को देखकर पता लगा लेंगे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करके पता लगा लेंगे कि वो किसी संकट की स्थिति में है कि नहीं है। तो ये और इंफॉर्मेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब देखो ये चीज तो अच्छी है एक प्रकार से, बट प्रिवेसी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल अच्छी नहीं। अब देखिएगा, अब आगे चल के इसी चीज को लेकर राइट टू प्रिवेसी का मुद्दा फिर से उठने वाला है, सेम इशू को लेकर। आप देखिएगा आने वाले समय के आर्टिकल्स में आपको दिखे जाएंगे 1-2 दिन 4 दिन में, क्योंकि मतलब इशू उठेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो डेटा प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेसी के लिए एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन अभी तक नहीं, एक प्रॉपर कानून अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। तो अब देखिएगा बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ये वाली आपको पता होनी चाहिए कि इस प्रकार के स्मार्ट कैमरास इंस्टॉल किए जाने सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब बात करेंगे एस्ट्रोसैट के बारे में। तो एस्ट्रोसैट के अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने रेयर अल्ट्रा वायलेट ब्राइट स्टार्स को स्पॉट किया है, राइट, यानी कि इसको ढूंढा है। और ये पाए गए हैं कॉस्मिक डायनासोर में, मिल्की वे में कॉस्मिक डायनासोर है। अब मैं आपको बताता हूं ये कॉस्मिक डायनासोर होता क्या है। मैं चाहूंगा कि आप ये वाला जो वीडियो है, ये बेसिकली वीडियो फाइल है, आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके पास PDF आती है, आएगी इसकी तो, और यहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप ये एक वीडियो फाइल देखिएगा,
ये बेसिकली अमेज लैब करके एक यूट्यूब चैनल है, उसने ये वीडियो फाइल डाली है, काफी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि ये कॉस्मिक डायनासोर है क्या। तो देखो गाइस, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये हमारा सोलार सिस्टम है। ये सोलार सिस्टम पूरा का पूरा ये चक्कर लगा रहा है मिल्की वे गैलेक्सी में, क्योंकि देखो इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जो गैलेक्सी है वो भी घूम रही है, राइट, वो भी चक्कर लगा रही है, राइट। और गैलेक्सी के अंदर जो सोलार सिस्टम्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं वो भी घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारा जो सोलार सिस्टम है वो भी घूम रहा है, ठीक है। हम लोग हिस्ट्री को कैसे देखते हैं, जैसे कि कल दिन बीता या एक हफ्ता बीता, तो हम लोग धरती पर ही उसको डेट के अकॉर्डिंग, डे के अकॉर्डिंग जो है वो पीछे लेकर जा रहे हैं। बट क्या होता है, अगर एस्ट्रोनॉमी की फील्ड की बात करें या स्पेस की फील्ड की बात करें, तो वहां पर हिस्ट्री को इस तरीके से भी देखा जाता है, जांचा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में किस जगह पर, जैसे कि इस जगह पर डायनासोर का एज था, ठीक है। ये पूरी जो एरिया है, एरा है, वो डायनासोर का है, कि जो सोलार सिस्टम जब यहां पर था तब उस समय डायनासोर का एरा था। फिर सोलार सिस्टम आगे गया, यानी कि जो हमारा जो सूरज है वो आगे बढ़ा, तो इस पोजीशन पे था, तो कोई दूसरा एरा हुआ, और अभी इस पोजीशन पे तो ह्यूमंस हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो पूरी चीजों को अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। तो कॉस्मिक एरा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी पोजीशन, हमारे सोलर सिस्टम की पोजीशन जहां पर थी, तो उस समय वहां पर डायनासोर्स की उत्पत्ति हम लोग को देखने को मिलती थी, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो मिल्की वे गैलेक्सी में जहां पर कॉस्मिक डायनासोर है, वहीं पर ही एक ब्राइट स्टार्स जो है वो पाए गए, अल्ट्रावायलेट ब्राइट स्टार्स के स्पॉट्स हम लोग को देखने को मिले, यानी कि एस्ट्रोसैट ने इसको ढूंढा, देखा। और ऐसे अल्ट्रावायलेट ब्राइट स्टार जो है उसके पीछे का रीजन, यानी कि इनके चमकने के पीछे का रीजन बताया जाता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ओल्ड स्टेलर सिस्टम से आ रहे हैं, जैसे कि इलेप्टिकल गैलेक्सी, यानी कि बहुत पुरानी जो गैलेक्सीज हैं। आप जानते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी जैसे हमारी है, वैसी काफी सारी गैलेक्सीज हैं जिनके बारे में अभी तक जो है वो पता नहीं है एक्चुअली में। तो जो बहुत पुरानी जो गैलेक्सीज हैं, तो उनसे ये ऐसी ब्राइट लाइट जो है, अल्ट्रावायलेट ब्राइट लाइट या स्टार जो है बहुत तेजी से चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पर साइंटिस्ट रिसर्चर काम करते हैं। अगर इसको ये और अच्छी तरीके से समझेंगे तो इनको और बेटर तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगेगा, स्टार्स की प्रॉपर्टी के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में पता लगेगा। तो इस पर ये स्टडी कर रहे हैं। तो अभी एक अल्ट्रावायलेट ब्राइट स्टार जो है वो इन्होंने ढूंढा है, पता लगा है, तो कॉस्मिक डायनासोर के पास। तो कॉस्मिक डायनासोर भी आपने पता कर लिया कि क्या होता है ये जनरल वे में, राइट। इसके अलावा थोड़ी बात कर लेते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। तो इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है ये, जिसमें 5 टेलीस्कोप हम लोग को नजर आते हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स के ये होते हैं, विजिबल, नियर अल्ट्रावायलेट, फार अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे। तो ये सब इसमें हम लोग को टेलीस्कोप्स देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार के। और एस्ट्रोसैट के अंदर 38 सेंटीमीटर वाइड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, और ये बहुत दूर दराज के अल्ट्रावायलेट बैंड्स को कैप्चर कर सकता है, राइट, स्पॉट कर सकता है। और एस्ट्रोसैट लॉन्च किया था हम लोगों ने 2015 में 28 सितंबर को, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट में इसको हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है। मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन का ये प्रोजेक्ट है, अलग काफी सारे इंस्टीट्यूट से मिलकर इसको एस्ट्रोसॉट को तैयार किया है, एस्ट्रोसैट को तैयार किया, सॉरी। IUCAA, ISRO, इसरो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, और भी काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने मिलकर कोलैबोरेट करके ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया है, ठीक है। तो ये हो गई बात एस्ट्रोसैट की। तो ये था ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। अब वी शेप की बात हो रही है। आरबीआई ने देखा कि वी शेप रिकवरी ले रही है इंडिया वापस से जो है वो नॉर्मल पोजीशन पर आ रही है। तो पॉलिसी मेकर्स को वेरियस पॉलिसी जो है वो ईज करनी पड़ेगी, यानी कि वेरियस पॉलिसीज वगैरह आप, यानी कि आप जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो उसको आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, तो अलग स्ट्रेटेजी जो है वो अपना सकते हो, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ अब इंडिया बढ़ रही है। तो इस पर जो है वो आरबीआई ने संकेत दिए हैं। तो देखो, मैंने 6 और 7 दिसंबर को आपको पढ़ाया हुआ है, इकोनॉमी के अलग अलग शेप्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया हुआ है। 1 घंटा 6 मिनट 26 सेकंड के वीडियो पे आप जाओगे 6 और 7 सितंबर 2020 का, ये एक ही वीडियो 6th and 7th का, यानी कि शायद मंडे होगा, तो मंडे का ये वीडियो था। तो आप इसको जो है वो देख सकते हो, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसमें आपको पूरे शेप्स के बारे में पता लग जाएगा कि इकोनॉमिक रिकवरी के कौन से शेप्स होते हैं, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और आज का अपना ये लास्ट टॉपिक था। लेक्चर के दौरान मैंने आपको जितने भी टास्क दिए हैं वही आपके आज के होमवर्क हैं, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और पीडीएफ पैकेज को ज्वाइन करने के लिए ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ पैकेज की फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है। इसमें आपको ये पूरी चीज जो लिखी हुई है वो पूरी चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। ऑफर भी चल रहा है, इस ऑफर को भी आप ले सकते हैं, पढ़ लीजिएगा।
फीस कैसे पे करनी है तो इसका QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी अकाउंट डिटेल्स जो है वो मौजूद है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे फेसबुक पे कुछ पूछना है पेड पैकेज से रिलेटेड या फिर कोई भी करंट अफेयर्स की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर सेव कर लीजिए अपने फोन में, 9713282838। इस नंबर पर SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट अहेड, टाटा।